इंतखाबात की जलसी की मैंने झलकियां देखी। बल्ब के नीचे कुर्सियां खाली थी, खाली। उनका एजेंडा जो है वो तखरीबकारी है, वो झूठ बोलना है, दुश्मन तराशी है, इल्जाम तराशी है। लाओ उनको, दिखाओ इनका जज्बा। खुदा की कसम सियासत से भागना चाहे तो मुझे जो मर्जी कहना। ये शेर हैं, वो गीदड़ हैं, गीदड़ गीदड़। आज तुम्हें एक सूबे की हुकूमत मिली हुई है, तुम नया पाकिस्तान की बात करते थे, तुमने तो वहां पर भी पुराना पाकिस्तान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ने लिया में जलसा किया और उन्होंने कहा ये सारे गीदड़ मिल जाएं तो भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मनसूबों के उन्होंने ऐलानात किए हैं और जब से इस्तीफे का मुतालबा तेज़ हुआ है वज़ीर आज़म ने मनसूबे तेज़ कर दिए हैं। क्या ये इस्तीफे के मुतालबे का दबाव है या मियाँ साहब वाकई अब इलेक्शन मोड में चले गए हैं? और मियाँ साहब को अगर इस मोड में किसी ने पहुँचाया है तो उसकी जिम्मेदारी किन पर है? क्या उन पर है जिन्होंने इस्तीफे का मुतालबा किया है या मियाँ साहब खुद माहौल को अग्रेसिव करते जा रहे हैं? आज मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि पानामा पेपर कचरा है। अगर ये कचरा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने 126 दिन तक कचरे की बुनियाद पे मुकदमा तो नहीं सुना होगा, तो इसको कचरा करार दिया है आज मरियम नवाज साहिबा ने। डॉन लीक्स और पनामा लीक्स में किस पर कितना दबाव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्वीट्स के मामले में दबाव शिफ्ट हो गया था दोनों तरफ। फौज पर भी दबाव था, हुकूमत पर भी दबाव था। तो ये खलीज बढ़ रही है या कम हो रही है? रिजेक्ट का लफ्ज एक कहने पर DGISPR पे तनकीद हुई थी, तो आज तारक फातमी और राव तहसीन ने भी रिजेक्ट यानी मुस्तरद का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है। अगर वो लोग सबऑर्डिनेट थे, वज़ीर आज़म के अंडर काम कर रहे थे, तो ये लोग भी वज़ीर आज़म से बड़े ऑफिसर्स नहीं हैं, ये भी वज़ीर आज़म के अंडर में काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने भी उसको रिजेक्ट किया है तो फिर सूरत हाल पे गौर करना होगा। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सरदार नबील कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से मौजूद हैं, अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब हमारे साथ यहाँ पे लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं PMLN से। आप तीनों अहबाब का बड़ा शुक्रिया। सबसे पहले अली जैदी साहब मौजूद हैं जी। अली जैदी साहब, ये सारे गीदड़ मिलके भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म साहब जारहाना मोड में हैं और यहां तक आपने पहुंचाया है वज़ीर आज़म को। वैसे सवाल ये है इमरान कि मैं तरह सोच रहा था, ये मैंने अभी सुनी है तकरीर, ये व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें आई हुई थी लेकिन मैंने सुनी नहीं थी। नॉट दैट आई वाज मिसिंग मच और एनीबडी एल्स वाज, लेकिन जो अभी मैंने ये सुना, मुझे ये अपनी हुकूमत में प्रेशर में आ गए हैं खुद ही प्रेशर में आके ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये भी शायद उन्होंने कहा है कि पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा इनका वो जलसा था, तो वो मैंने किसी से पूछा, किसी ने मुझे लगा 400 जो बाउंड्री थी वो 415 या कितने गज है या मीटर है, वो भी पूरी नहीं भरी हुई थी। अब और उनको हमारी खाली कुर्सियां पे नजर आ रही हैं। तो मैं, आपको पता है मुझे किन चीजों का शौक है, जब से ये अच्छे अच्छे चश्मे पकड़ने के ना, रीडिंग, और ये दूर के भी होते हैं, इसमें आपको पता है ये ऐसे लगा लेता हूं मैं यूं, और तो ये चिपक भी जाते हैं। तो ये आजम साहब को और उनकी कैबिनेट को हम चश्मे भेज देंगे, खास तौर पे वो साद रफीक और आबिद शेर अली को, ताकि वो चश्मे देख के पढ़ सके, कि वो देख सके टीवी में कि कितने जलसे भरे हुए थे और जलसियां थी कि जलसा था या जो भी था। बट irrespective of the comedy program that we saw today, I guess most of the country, ये तो कॉमेडी प्रोग्राम अपनी जगह, बात उन्होंने आज भी वही की है। मोटरवे बना देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे और ट्रेन चला देंगे। अब ये तीन चीजें हटा दें, आप मोटरवे हटा दें जिसमें माशाल्लाह बड़े उन्होंने, उसी मोटरवे के ऊपर ही ये 1.2 बिलियन गया था जिससे पनामा के अपार्टमेंट्स हैं, ये एक अलग कहानी है। आप हटा दें जी एयरपोर्ट जो उन्होंने अभी तक अनाउंस किए हैं, बनाए पता नहीं कहां है, और वो जो जंगला बस है जो दुनिया की सबसे महंगी, मुझे बता दें फिर काम क्या किया इन्होंने। उसकी आप चाहे तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूं स्क्रीन के लिए, उसकी आपको पता चल जाएगा कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस है क्या, उसमें कितने फीडर बसेस हैं, उसकी कॉस्ट कितनी कम है, और वो आखिर में हमने शुरू की है।
पहले हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के काम किए हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के, पुलिस के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहरहाल सर वो हाइडल के, ये आपने देखिए मैंने आपके सामने रखा था कि सारे आप मिलके वज़ीर आज़म का कॉन्फिडेंस ये है कि सारे गीदड़ मिलके शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। वो पॉलिटिकल पार्टीज और सारे स्टेक होल्डर्स को ये कह रहे हैं, जो बाकी लोग भी हैं, कोई भी नहीं कर सकता मुकाबला, उनका कॉन्फिडेंस वहां खड़ा है। मैं इसका आपसे मुख्तसर जवाब मांग रहा था। मैं आपको मुख्तसर एक लाइन में जवाब दे दूं, फिर उसके बाद आप नबील भाई से भी और कादरी साहब से भी जरूर ले लीजिएगा। इसका मुख्तसर जवाब यह है कि अगर वो सारे जो बैट्समैन आता है ना फास्ट बॉलर खेलने, वो दिखाता बड़ा कॉन्फिडेंस है, लेकिन शक्ल पे लिखा होता है कि ये डर गए हैं बाउंसर से, डर रहे हैं कि इनको गेंद लग जाएगी। ये वो वाला हाल था, हाथी के दांत थे। सरदार नबील कबूल साहब, असे के दबाव पर मंसूबे तेज हो जाते हैं। इससे पहले 2014 में जब धरना शुरू हुआ, मियां साहब ने काम तेज कर दिया, बीच में फिर मामला नॉर्मल हो गए, फिर मियां साहब बीमार भी हो गए, फिर वापस ठीक भी हो गए। लेकिन अब जब दोबारा दबाव बढ़ता है इस्तीफे का, मियां साहब उतना तेज काम शुरू कर देते हैं, और वो जो गीदड़ों की लिस्ट है उसमें मियां साहब ने आपको भी रखा हुआ है बीच में। इमरान, मैं तो यही कहूंगा, चलो मैं तो अपने आप को गीदड़ मुझे कह दे या कुछ भी कह दे, यानी जितने हम ऑपोजिशन वाले गीदड़ हैं, लेकिन मैंने पहली दफा देखा है कि दुम कटा हुआ शेर मैंने पहली दफा देखा है, जिसकी दुम ही कटी हुई है। और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने जो आज तकरीर की है कि पहली दफा जो वो मासूम चेहरा लेके आवाम के सामने जाते थे, आज उस मासूम चेहरे के पीछे मुझे मौला जट जैसी जो है तकरीर नजर आई। ये साफ नजर आ रहा है कि वो जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन के शिकार है और जिस तरीके से वो परेशान भी है, उससे वो नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि देखें, पनामा लीक्स को मरियम नवाज शरीफ ने कचरा करार दे दिया, यानी पहली बेइज्जती जो है सुप्रीम कोर्ट की। मैं तो पहले ही कह रहा था सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि वो जो है ये जेआईटी के सामने केस नहीं रखें और फैसला दे दें, क्योंकि उनको खुद पता था सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि ये फैसला जो है नवाज शरीफ के अगेंस्ट आना है। लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत जो है ना कहा कि चलो और तलाशी ले लें। जब पूरे कपड़े उतार दिए तो कपड़े के बाद जो आखिरी लहंगा है, लहंगा की भी तलाशी है कि देखें किस लेवल की गुफ्तगू यार, गॉड से नबील भाई किस लेवल की गुफ्तगू कर रहे हो यार। पढ़े लिखे आदमी हो यार, कोई लेवल तो ठीक करो, अपने लेवल पे रहो यार। प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा है अपने घर की। ये मैं आपके पास ले आऊंगा इसको, लेकिन नबील साहब बात मुकम्मल करने आप मेरी बात सुनो ना। कादरी थोड़ा सब्र बर्दाश्त करो। देखो, मैं इससे मुझे ये कहते हैं, मुझे पिछले शो में जो है मैंने तो पीटीआई को भी दबाया। मैंने कहा कि मेरा तो चलो दुम कटा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे दुम पे जो पांव रखेगा तो फिर मैं इसी तरीके से, मुझे अगर गीदड़ बोलोगे तो मैं आपको दुम कटा हुआ शेर बोलूंगा। अगर बात यह है कि देखो, हर किसी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल समझता हूं कि इमरान खान को गालियां नहीं देना चाहिए। इमरान खान को नवाज शरीफ को बड़े प्यार से समझाना चाहिए। और अगर नवाज शरीफ, जिस तरह एक जमाने में हम कहते थे कि अगर एक मुंह के ऊपर जो है एक गाल पे अगर थप्पड़ लगता है तो दूसरा गाल पेश कर देना चाहिए। ये धमकियां नहीं देना चाहिए राना सनाउल्लाह की तरह कि हम देख लेंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि बेहतर ये है कि नवाज शरीफ साहब, मेरे पास तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि इनकी कारकर्दगी अगर देखनी है तो सबसे बड़ी कारकर्दगी देखो कि पीआईए का प्रीमियम क्लास जो है, जो इन्होंने बड़े नाज और फखर से जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट किया था कि ये ब्रांड नवाज शरीफ है जो हमने ये खोला है, ये प्रीमियम पीआईए का, वो बंद हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि बंद हो जाता है। बंद हो गया। मैं इसके जवाब में कहता हूं मंसूबों की बात मैंने उनसे पूछा मंसूबों का। उन्होंने कहा जी कि मंसूबों की हालत है कि जो ब्रांड नवाज शरीफ था वो चल गया था, बंद हो गया। लेकिन मुझे अब आप जवाब दें। एक तो पीटीआई कह रही है आज वजीर आजम का कॉमेडी प्रोग्राम था, पीटीआई कह रही है। दूसरा, जब आपसे कोई इस्तीफा मांगता है या आपसे कोई हिसाब मांगता है, आप हिसाब देने के बजाय अटैक क्यों कर देते हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब इस जारहाना सियासत के साथ सियासत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका राइट है कि वो तमाम तर मंसूबे जो पिछले 3.5-4 बरस में कंसीव किए गए उनको इनॉग्रेट भी करें और उनको लेकर आगे भी चलें। और अगर
रिक्वायरमेंट है किसी जगह पर तो उसको क्यों ना अनाउंस करें। चले मैं एक सादा सवाल आपसे करता हूं। अगर इसको नहीं कॉमेडी प्रोग्राम कर रहे हैं पहले, मुल्क के वज़ीर आज़म मुल्क के वज़ीर आज़म है, बिल्कुल सरकारी पैसों से वो मंसूबे शुरू करते हैं। सरकारी पैसे किस लिए? एक मिनट मेरी बात सुनो, सरकारी पैसों से मंसूबे शुरू करते हैं। हैं। महल खरीदने के लिए होते हैं या मंसूबे बनाने के लिए? तो मंसूबे बन रहे हैं। सरकारी पैसों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मंसूबा लगाते हैं, उसके इफ्तिताह के लिए जाते हैं, वहां सरकारी अखराजात पे उनके लिए अरेंजमेंट होते हैं, वहां वो जलसा करते हैं। इसमें मुखालिफिन पे तनकीद क्यों करते हैं? वो तो सरकारी काम है। नहीं, बिल्कुल सरकारी काम में सियासत कहां से डालते हैं आप? सियासत की वजह से ही आज बाय वर्च्यू ऑफ हिज पॉलिटिक्स इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और अगर उस पर कोई गैर आईनी गैर कानूनी कदगन लगाने की कोशिश करेगा जिसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो अपनी ताकत दिखाएगा ना। मेरा राइट है कि मैं एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हूँ। अगर मुझे कोई जलसा करके रोज चीख के गालियां देगा तो मैं उसको कह दूंगा कि भाई आ जाओ, देख लो, लोगों का तकाबुल कर लो, और अगर तुम इलेक्शन में जाना चाहते हो तो इंतजार कर लो, अगर तुम मुझे हटाना चाहते हो असेंबली में जाके नो कॉन्फिडेंस कर दो। अब नबील कबोल साहब से मुझे एतराज ये था कि इनका लेवल नहीं है, ये बहुत अच्छे घर के आदमी है माशाल्लाह, पुराने घर के आदमी है। मैं इनके जवाब में कह दूं कि दुम कटा तो है, मुझ कटा तो नहीं है। किसी ने किसी की मूछ काटी थी ना, मैंने नहीं काटी थी, मुझे नहीं पता कौन था वो, लेकिन अच्छा काम नहीं हुआ था। मैंने किया था, अच्छा काम मैंने तो नहीं किया था ना, किसी ने किसी के साथ किया था। तो राना सनाउल्लाह के मुझे काटी थी, मुशर्रफ ने काटी थी। मैं बात कर रहा हूं कराची में, क्या जगह का नाम है वो बेचारा जो मर गया। छोड़ देना, मैं कह रहा हूँ रहने दे आप, रहने दे वो, चाहे राना सनाउल्लाह या कोई और, रहने दे आप। यहाँ पे मेट्रो, हमारी बस को जंगला बस और अपनी वो मेट्रो बस अली जैदी साहब कराची में नहीं। अच्छा, ये जो सियासी कशीदा माहौल है, 17 अरब की बनानी थी, जिम्मेदार है 17 अरब की बनानी थी, 57 अरब पे ले गए, अभी तक फिजिबिलिटी नहीं बनी। ये प्रोग्राम रोज मिन्नतें करते हैं इनके सेक्रेटरी, मैं वज़ीर आज़म के कागज भेज दें पंजाब से, आज ये चीज भेज दें, हमने ये बनानी है। इतनी कैपेसिटी नहीं है सर, कॉम्पिटेंस नहीं है। मैं रवैयों की बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म के जारहाना रवैये के पीछे रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है कि वो एक पॉलिटिकल आदमी है, इलेक्शन की हमद है, गुस्सा चढ़ जाता है इलेक्शन में, इलेक्शन में गुस्सा चढ़ जाता है। नहीं, गुस्सा नहीं चढ़ जाता। हाँ जी, वो बता रहे हैं लोगों को कि मैंने लोगों के लिए क्या किया, और ये लोग जो झूठ बोलते हैं। 2017 में इलेक्शन, अभी तो 2 बजट आने हैं भाई, तो साल है ना यार, तो 1 साल में इंशाल्लाह ताला चीजें आगे चलेंगी, चलाएंगे। हम पॉलिटिकल लोग हैं सर, हमने सियासत करनी है, सियासत की वजह से यहाँ बैठे हैं। लोगों ने करोड़ों वोट इसलिए दिए थे ना कि काम करेंगे, तो अगर काम किया है तो बताएंगे। अगर 10,000 मेगावाट के मंसूबे लग रहे हैं जो मैच्योर हो जाएंगे मार्च 2018 तक, तो उनको मैं इनॉग्रेट ना करूं, मुझे ब्रेक इमरान खान को बुला लूं, गालियां देने में खड़ा होकर। नहीं, मुझे ब्रेक लेने, गालियां तो सर कोई भी नहीं देता, गालियां तो कोई भी नहीं देता मेरे ख्याल में। अल्फाज के चुनाव में एहतियात नहीं करते, होनी चाहिए, और ये सबकी तरफ से है। एक ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, अली जैदी साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे। 1-2 सवाल भी है मेरे पास इंपॉर्टेंट, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इंपॉर्टेंट खबर, अब तक की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का खसूसी बेंच तश्कील पा गया है JIT के हवाले से पनामा केस को आगे बढ़ाने के लिए। 3 जज साहिबान जो हैं वो इस मामले को अब सुनेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस एजाज अफसल साहब और जस्टिस अजमत सईद साहब। ये मामला अब कल से इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले जो हम बात कर रहे थे, अली जैदी साहब, ज़हीम कादरी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन की आमद है, और ये वो अग्रेशन है जो एक पॉलिटिकल लीडर का हक है, और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मंसूबे भी लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, और अग्रेशन जो है वो रवायती है क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है। माजरत, इमरान जो इलेक्शन जीत के आते हैं वो जलसे करने नहीं आते, वो गवर्न करने आते हैं। अब इलेक्शन इन्होंने किया कुछ है नहीं 4 साल में। अब 4 साल अब आगे इलेक्शन इनके सर पे करीब, इनको पता है कि फारिग होने लगे हैं। अब ये वो जो कहते हैं ना मसल्स, कोशिश करें मसल्स फ्लेक्स कर लें, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो उन्होंने ऐलानात किए थे वो ये फीते तो काटते हैं लेकिन कंप्लीशन नहीं होती। वो कायदे आजम जो वो सोलर पार्क लगाया था कितने करोड़ों अरबों रुपए का, वो हुआ क्या उसका? क्या हुआ उसको? कितनी बिजली बना रहा है? बिजली कितनी बना रहा है? 17 वो आप पता है कितनी बिजली बना रहा है वो? कितने मेगावाट का था? 100 है? कितनी बना रहा है? 1000 पे चला जाएगा तो 700 बनाएगा। यार आपको पता ही नहीं ना कॉन्सेप्ट। अब अली जैदी साहब पढ़ा लिखा कहते हैं अपने आप को, इनको आप बता दें, जर्मनी में भी, आप बता दें, जर्मनी में भी
जो डेली प्रोडक्शन है वो एट टाइम्स जाती है 12 बजे के करीब 100 पे और फिर डिक्लाइन करती है, और टोटल रेजिड्यूर जो है इवेंचुअली वो 17 to 18 मेगावाट है पर डे सोलर का। और जो नए मंसूबे 10,000 मेगावाट के लग रहे हैं वो सारे के सारे सस्ती बिजली के। अली साहब पढ़े लिखे आदमी यार क्यों मजाक उड़वाते हो अपना? आपने पढ़े लिखे आदमी आपने अपना मजाक खुद उड़वा लिया। अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया वो कितने बना रहा है, आपने अनाउंस किया वो कब बनाएगा? जर्मनी में भी इतना बना रहा ना। अच्छा नंदीपुर का क्या हुआ? अच्छा नंदीपुर का क्या हुआ? विक्की 700 बना रहा है। नंदीपुर का क्या? नंदीपुर अभी एक नंदीपुर की बात कर रहे हैं आप, तो बाकी 10,000 मेगावाट के जो मुंसूबे लग रहे हैं वो क्या वहां पे पकौड़े चलेंगे हम? वो मैं भी तो मान रहा हूँ, मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ कादरी भाई साहब, खुदा का वास्ता नहीं भाई बिजली पे काटते हैं, बिजली पे शो करना है किसके? तो काटा आप काट ले फीते यार, आप फीता काटते हैं, कोई फीता काटा तो यार आप बोर्ड लगाते हैं, झूठा फीता लगाते हैं, फीता काटते हैं, वहां बोलते हैं इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, वो कंप्लीट ही नहीं करते कोई चीज। कौन सी कंप्लीट की? खुदा अल्लाह को रसूल को माने किया क्या आपने? आपके हाल तो ये है कि आपने 480 बिलियन। एक मिनट सुनने पास वो क्या था भाई साहब, क्या आप हुकूमत में है, पहले आप हुकूमत में सुनने की ताकत पैदा करें, बाद में जवाब दीजिएगा। प्रॉब्लम तो आपका ये है ना कि आप 5,000 मेगावाट तैयार करिए भाई, बोले जाएंगे। अच्छा एक मिनट मेरे यार रोके मैं नबील कपूर साहब बात ठहर जाए। सरदार पब्लिक सोशल वेलफेयर के यार फिर आप शो कर दें यार, मुझे बात तो करने देना। एक मिनट ठहर यार, अली ज़ैन साहब खामोश हो जाए आप। सरदार नबील कपूर साहब हो गया, ये ले जी। सरदार नबील कपूर आप बात कीजिए इस मामले में, और आप इंटरफेयर ना करें प्लीज, आप एक दूसरे की बात मुकम्मल होने दें, जब वो बात मुकम्मल कर दें तो अपने सवाल का आप जवाब दें। सरदार साहब ये जलसों की सियासत और मुखालफत की सियासत जो अब शुरू हुई है, क्या 2018 के इलेक्शन तक 1.5 साल अब ये चलेगा, या सिर्फ वक्ती तौर पे इस्तीफे के दबाव की वजह से? देखें, एक तो पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब आप मुझे बुलाएं तो फिर बच्चों को मत बुलाएं, करें आपस में बहुत लड़ते हैं हमेशा। दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि ये इलेक्शन का साल है, और बल्कि इलेक्शन के कुछ महीने बाकी हैं। इनको ये भी पता है कि पनामा लीक्स का मुझे तो पूरा यकीन है कि फैसला हो चुका था, और ये जो फैसला है ना, ये जो कहते हैं कि 2 जज जो हमारे मुखालिफ थे, 3 जज तो हमारे साथ थे, लेकिन इनको इतना सोच समझ होना चाहिए। ऐसे ही नहीं इन्होंने अपने वकील को निकाल दिया जिन्होंने केस लड़ा था, ऐसे ही नहीं अपने वकील को हटा दिया या नाराजगी शो की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि केस इनके खिलाफ गया है। तो इनको पता है कि इलेक्शन इसी साल होगा और इलेक्शन रमजान के बाद होगा, तो ये इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन के लिए बाहर निकल रहे हैं, हर डिवीजन में जाके जलसे जुलूस कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना एक नवाज शरीफ साहब से पूछता हूं कि आपने एक वादा सिर्फ मुझे बताएं जो पिछले इलेक्शन में आपने किया था वो पूरे किए। आपने हमें मोटरवे दिया कराची टू हैदराबाद, वो अभी से ही बैठ गया है, यानी अभी उसकी इनॉग्रेशन आपने 1 महीने पहले की, वो अभी से ही बैठ गया है। आप 18 घंटे लोड शेडिंग सिंध में करवाते हैं, आप पंजाब में अभी तक जो है 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आपने तो कहा था कि मेरी हुकूमत आते ही 6 महीने में मैं बिजली का मसला हल करा दूंगा। आपने ऐसा करवाया तो मेरा नाम बदल के लिए ये भी कहा ना, तो मेरा नाम बदलवा देना। तो मैं देखे, मैं बड़ी तमीज से, क्योंकि मेरी तारीफ की है कादरी साहब ने और मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े अच्छे इंसान ने, इसलिए मैं बड़ी निहायत एहतराम से कहता हूं। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि देखे, इमरान खान जो है उसको पता था पनामा लीक्स का डिसीजन क्या आने वाला है। ये पता नहीं किसी का फोन कट गया, मेरा फोन कट गया। नहीं आपकी आवाज आ रही है, बात कर रही है, आवाज आ रही है, नहीं बीच में टू की आवाज आई। बहरहाल तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को भी पता है कि ये इलेक्शन का साल है, हमें भी पता है ये इलेक्शन का साल है, नवाज शरीफ को भी पता है इलेक्शन का साल है। लेकिन सबसे खतरनाक बात जो मैं आज आपको बताऊं कि ये जो 2 इदारे लड़ रहे हैं हमारे, जो सबसे खतरनाक बात है वो डॉन लीक्स के ऊपर जो रिपोर्ट है, वो उस रिपोर्ट को शाया ना करना, और उसके ऊपर जिस तरीके से ISPR का बिल्कुल सही
ट्वीट आया है। अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बैठकर अपने वालिद मोहतरम साहब के लिए रोज ट्वीट करती है कि आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये हुआ, आज हमने फिलाने को निकाल दिया, आज फिलाना कारनामा किया, तो आईएसपीआर को भी ये हक हासिल है कि जो रिपोर्ट बनाई गई है उसको क्यों एडिट किया गया, क्यों तारिक फातिमी को और राव तहसीन को जो है कुर्बानी का बकरा बनाया गया, ये बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, इसके 90 साल पर मत जाना। ये जो तारिक फातिमी है ये अनकरीब बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, ये सारे राज खोलने वाला है कि किसने क्या क्या कहा था। और ये जो रिपोर्ट आने वाली है, इस रिपोर्ट में तो अगर चौधरी निसार भी कोशिश कर ले, जो अपने आप को कहते हैं ना कि मेरे जैसा कोई भी पूरे पाकिस्तान में सच्चा इंसान नहीं है, अगर आप सच्चे हैं तो भाई ये रिपोर्ट तो शाया करें। आप इस तरह आप रिपोर्ट को लेके बैठे हैं, इसमें एडिटिंग हो रही है। कम से कम 10 दफा वादा कर चुके हैं रिपोर्ट को शाया करने के हवाले से, अब तक कम से कम 10 मरतबा उस रिपोर्ट दे चुके हैं, टाइम दे चुके हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो आप वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें देखे ना, उसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पनामा लीक्स, डॉन लीक्स दोनों को मिलाकर इन नवाज शरीफ साहब के तो उनको तो पता भी है कि अगली दफा वो प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट नहीं है, वो अपनी साहबजादी को जो है कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं समझता हूं मुश्किल होगा। ठीक है, तो आने वाले दिन जो है ना, मैं देख रहा हूं एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो कि फिर वो इलेक्शन लड़ेगी, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस। और सोलो फ्लाइट लेने वाले इमरान खान को मैं बता दूं कि आप जो है, अली जैदी यहां पर बैठा है जो हमेशा बार बार जो बातें करता है कि ये सारा कारनामा खान साहब का है, ये सिर्फ खान साहब का कारनामा नहीं है, ये कारनामा सारे पाकिस्तानी कौम का है कि जिसने पनामा लीक्स के जरिए नवाज शरीफ की असलियत दुनिया को बताया। वैसे नबील कपूर साहब इंतहाई मादरत के साथ ये पनामा का मुकदमा तो पूरा इमरान खान ने लड़ा है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। आप लोग तो कोई नाम लेने को तैयार नहीं थे, जरदारी साहब तो मुल्क में भी नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान थे, और हर जगह पे उन्होंने ये मुसीबत खड़ी रखी है। इस्लामी भी था, जमात इस्लामी भी था, शेख रशीद भी था, उसके अलावा और भी लोग थे। देखें बात ये, हम कहते हैं कि चले आप क्रेडिट लेने दे, किसी को भी क्रेडिट लेना है, आप इमरान खान को क्रेडिट दे दे। बात यह है कि पनामा लीक्स के ऊपर जिस तरीके से जेआईटी के ऊपर प्रेशराइज इन्होंने किया जेआईटी को, ये आप देख लेना कि जेआईटी ये जो सोच रहे हैं ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कोई हमारे खिलाफ स्टेटमेंट, हमारे खिलाफ कोई वर्डिक्ट नहीं दिया तो ये जेआईटी क्या देंगे। यही जेआईटी के थ्रू आप जो है ये वजीर आजम डिसीट होगा, ये आप लिख लेना। तो क्या हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। डॉन लीक्स में अली जैदी साहब आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं। तारिक फातिमी साहब ने भी रद्द कर दिया और मुस्तरद कर दिया तहकीकात को। जो मुलजिम पार्टी है मुबैना तौर पे उन्होंने भी रद्द कर दिया, और जो मुद्दई पार्टी है यानी पाक फौज, उन्होंने भी रद्द कर दिया। तो ये तहकीकात हुई किस तरह की भाई? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुझे एक चीज का जवाब आपसे ज़हीम कादरी साहब, मुझे ये बताएं कि पनामा लीक्स और डॉन लीक्स दबाव खत्म नहीं, दबाव है नहीं। एक तो बड़ी सिंपल बात है, और ये डॉन लीक्स जो है ये पनामा लीक कचरा है सर। नहीं देखिए, बिल्कुल कचरा है यार। एक आदमी का नाम सर हो गया ना तो जेआईटी बन जाएगी। अगर वो ये कह देगी कि खुदा ना खास्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहीं इन्वॉल्व है तो फिर मान लेंगे उसको। आज बन गई जेआईटी आपके सामने, सुबह कोर्ट में फैसला हो जाएगा। बन नहीं रही, चीखें मार रहे। नहीं वो मैं तुम्हें बात नहीं करने दूंगा, क्या कर रहे हो यार? नहीं अली ये सरदार साहब बात कर रहे हैं, सरदार नबील कपूर साहब बात कर रहे हैं, आप पीटीआई के साथ साहब आप पनामा लीक्स उन्होंने कहा कचरा है, पनामा लीक्स उन्होंने कहा कचरा है। बिल्कुल देखिए, पनामा लीक्स में हमारी बड़ी वाज़ेह नोशन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहीं नाम नहीं था, उनके बच्चों का नाम था। बच्चों का नाम था तो उनके बच्चों को पैसे कहां से मिले? क्या बच्चे वो तो यार 1972 का वाकया है, जब बच्चे भी नहीं थे। नहीं 1972 का वाकया, जब उनके वालिद के पास ना करें ना पैसे आए थे। वो लिंक जाके अदालत में दें आप, आज क्या वो लिंक जाके आप जेआईटी में दें सर। आज क्या दिन है? उनको मुतमईन करें। यानी कि एक आदमी के जो फ्लैट वो पिछले 3 साल से रख के बैठा हुआ है सर, उनका मुकदमा नहीं चल रहा, और 1972 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिद ने कारोबार किया था जाके दुबई में, वो पे केस बन गया। कोई बात नहीं, हम हाजिर हैं।
हम 3 की बजाय हुसैन के और हसन के और मरियम के बच्चों का भी सबूत देंगे आपको, उनका भी ले लीजिएगा, क्योंकि हम पॉलिटिक्स करते हैं ना। चौथी पुश्त का भी देंगे। इमरान खान सिर्फ अपना देंगे, रोज भाग जाते हैं अदालत से, स्टे लिया हुआ है, कल से शुरू हो रहा है केस, चीखें निकल जाएंगी। ठीक है। हाँ जी 2 आपने कहा पनामा लीक, लेकिन बाद पहले दिन से क्या स्टेटस था पहले दिन दोनों कंसर्न्ड पार्टीज का कि वहां इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अगर वहां गुफ्तगू नहीं हुई तो ये लीक नहीं हो सकती मेरे भाई, ये तो प्लांटेड खबर हो सकती है। अब उसकी तह तक पहुंचना किसने था? हमने तो उसी दिन बना दी, जेआईटी बन गई ना। जेआईटी ने प्लांटेड खबर बनाई किसने सर? ये तो ये जेआईटी बताएगी। कौन बताएगा? हमें गवर्नमेंट बताएगी, गवर्नमेंट बताएगी, जेआईटी बताएगी। जेआईटी तो आपको रिपोर्ट करेगी ना, आप हमें बताएंगे। जेआईटी ने, जेआईटी किसको रिपोर्ट करेगी सर? जेआईटी ने कहा, जेआईटी किसको रिपोर्ट करेगी? आपको करेगी, आप हमें बताएंगे ना। जेआईटी ने क्या कहा कि एपीएनएस इसको इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है, मैंने नहीं कहा यार, ठीक है, लेकिन उसके देखिए भी आपने उसके मटेरियल में तो नुकात छुपाए हैं। ये कहाँ? ये फौज कह रही है इनकम्प्लीट। देखें माजरत के साथ, हम सॉरी, 18 पैरा जो था वो कंक्लूजन था उसका। चले अली रजी साहब, कंक्लूजन को जारी करके आप बतौर अपोजिशन महकमों को ये कह दिया कि नोटिफिकेशन इशू कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाए, इस रिपोर्ट को, और वहां पे जायजा लें पार्लियामेंटेरियंस इसका, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अली रजी साहब, तारिक फातमी साहब ने भी रिजेक्ट कर दिया, इससे पहले DGI-SPR ने भी कर दिया, यानी दोनों तरफ से रिजेक्ट हो गई, तो ये तहकीकात हुई कैसी हैं जो कोई मानता ही नहीं है? इमरान, आपने मुझे कहा खामोश हो जाए, मैं खामोश बैठा रहा। नबील साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी सियासी बच्चों को ना बिठाए करें, मैं अगर जवाब में दे दूं कि जी JIT शुदा लोगों को ना बिठाए करें, अच्छी नहीं होती बात। उनसे मेरी बड़ी दोस्ती है, उनको लड़ाई पे कमेंट किया था, सर एक सेकंड, इतनी देर तक ये ज़हीम कादरी झूठ बोलते रहे, मैं अब मैं सब नहीं बोलना, झूठ बोल, अब आपने नहीं बोलना, एक सेकंड, वो खामोशी से मैं सच बोलूं, मैं इस टॉपिक मैं सुन रहा हूं, ये खामोशी से सुन, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि वो बड़ा यार कहने में कोई बात नहीं। चलो ठीक है जी। अली रजी साहब, अब आप आ जाएं जनाब वाला, जो उन्होंने बातें की, इन्होंने कहा जी पनामा लीक्स भी कचरा था, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो इतने दिन बैठे हैं, ये को माजल्ला, ये को इनको कुछ बोलो तो कंटेम्प्ट लग जाए, तो ये 5 जज का बेंच कर रहा क्या था इतने दिन से? उठा के कचरा फेंका क्यों नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई है, आपने नहीं बनाई इमरान खान साहब, ना मैंने। ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने JIT बनाई है, जिसमें 3 सिटिंग जजेस बैठ रहे हैं। पनामा केस को नहीं कहा कचरा, पनामा लीक्स को कचरा कहा है। अच्छा, ये जरा तस्कीर भी कर लें जी। जी वो कचरे से ही, ओ लीक से ही केस बना है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, होती ना केस बनता। अब आप आ जाए, अब आप आ जाइए डॉन लीक्स के ऊपर। कुछ नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को मलाइन किया एक गलत खबर लगवा के। मेरा बड़ा सिंपल सा एक सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है, और हमारे सिक्योरिटी एजेंसी से सवाल है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से सवाल है, इनको छोड़ दें, क्योंकि इनसे तो एक्सपेक्ट ही आप ये करें। लेकिन मैंने एक ट्वीट भी की थी उनके जवाब में कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन ट्वीट्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन ट्वीट्स। अगर तो ये फातमी साहब को निकाल रहे हैं, तो क्या साइकिल चोरी के इल्जाम में निकाल रहे हैं या बकरी चोरी के इल्जाम में निकाल रहे हैं? ये अगर आप उनको निकाल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि गलत निकाल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किया है, वो तो बड़ी जबरदस्त बातें अभी खोलेंगे फातमी साहब, मजा तो अब आएगा इनको। जो उनको निकाल रहे हैं वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ एक गलत खबर चलाने पे निकलवा रहे हैं, जिसके ऊपर इंडिया जो आपके बॉर्डर्स के ऊपर रोज फायरिंग करता है, उसने आपकी सारी इंटरनेशनल मीडिया में प्रचार कर दी, उस पर आप निकाल रहे हैं। ये तो ट्रीजन का केस बनता है, उठा के बंद करें। खाली इस्तीफा दिलवाने से क्या होता है? आप उनको उनसे जरा पूछे बुला के। और दूसरी बात, ये JIT की रिपोर्ट तो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के पास भी है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के पास भी है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के पास भी JIT की रिपोर्ट है, तो करे ना पब्लिक, कर दे पब्लिक काम। ये JIT की रिपोर्टें छुपती क्यों है? प्रोटोकॉल तोड़ा तो नहीं जा सकता ना अली रजी साहब, प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते, वो प्राइम मिनिस्टर का काम है, वो एक ट्वीट करके फंस गए हैं, एक ट्वीट में उन्होंने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत कभी बनाई नहीं है यार, इमरान भाई, बात मुकम्मल हो। ये जो ISPR की ट्वीट आई है, ये
सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत के खिलाफ आई है तो प्रोटोकॉल नहीं टूट गया यहाँ पे? टूट गया ना, टूट गया, वो इसलिए तो कोर्ट में जा रहे हैं सारे। तो फिर रूल्स और तो फिर वो रिपोर्ट देना आवाम को, मेक द रिपोर्ट पब्लिक। ये सवाल गवर्नमेंट से होना चाहिए कि आपने मुकम्मल रिपोर्ट पब्लिक। सरदार नबील कबूल साहब जी। मैं इतना कहूंगा कि देखें एक तो ये जो टेंशन चल रहा है, या तो देखें जिस तरह उन्होंने कहा कि तखरीबकार है, नवाज शरीफ साहब ने कहा है और ये तखरीबकारी कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब खुद अपनी हुकूमत पे भी, न सिर्फ हुकूमत पे बल्कि जमहूरियत पे खुदकुश बमबारी करने का इरादा रखते हैं। उसकी रीजन ये है कि एक तो इदारों का आपस में जो टेंशन चल रहा है उस पर चौधरी निसार को भेज दिया कल वहां पर ये जो POF के लेबर डे के ऊपर, और वहां आप देखें चौधरी निसार बातें क्या कर रहा है कि मुझे रोका गया था यहां पर आने के लिए, मुझे मना किया गया था, लेकिन मैं फिर भी अवाम के लिए, मजदूरों के लिए यहां पर आया हूं। पता नहीं क्या कोई गेम खेल रहा है हमारे साथ, यानी वो ओपनली इदारों के खिलाफ वो जो है बातें करके गया है। मैं एक चीज सिर्फ पूछना चाहता हूं नवाज शरीफ साहब को, भाई अगर आप इतने तंग हैं, आपको पता है पनामा लीक्स का क्या डिसीजन आने वाला है, तो बेहतर है कि आप हुकूमत छोड़ दें, आपकी इज्जत बच जाएगी। आप हुकूमत छोड़ दें, आप अपनी कुर्सी क्यों बचा रहे हैं, और हुकूमत छोड़ने के बाद आप इलेक्शन करा दें। इससे बेहतर ये देखें, मुझे एक चीज मुझे बताएं, एक चीज मुझे बताएं कि बेहतर नहीं है कि इज्जत से इस्तीफा दे, बनिस्बत जो है टंगा टोली करके यार आप इज्जत से इस्तीफा क्यों नहीं देते? मैं ब्रेक के बाद पूछ रहा हूं, ब्रेक के बाद आप एक मिनट आप ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछता हूं सर, आप इज्जत से इस्तीफा क्यों नहीं देते? ये अपोजिशन आपको कहती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जी सर आप करें। इमरान साहब अगर इनके कहने पे हमने इस्तीफा देना होता ना तो उसी दिन दे देते जिस दिन एक झूठा इल्जाम लगाकर, झूठ बोलकर ये अलीजादी एंड पार्टी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि इलेक्शन में धांधली हुई और एक चुपेड़ पड़ी थी आगे से कि कोई धांधली नहीं हुई, तो उस वक्त भी इस्तीफा मांगा। धांधली हुई, मुनज़्ज़म नहीं हुई सर, तो वो कह देते ना कि हुई और चले जाए। और अगर हमने जाना होता भाई तो हमें कोर्ट ही कह देता कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, क्योंकि आपने गलत किया है। कोर्ट ने नहीं कहा ना, अभी देखिए अगला इलेक्शन इमरान खान साहब ना तो पनामा पे होना है, ना पिछली धांधली पे होना है, वो होना है परफॉर्मेंस पे। सबने पूछना है कि पीपल्स पार्टी, नबील भाई फिर आ गए पार्टी में, बुजुर्ग हैं तो इसलिए जो भी कह लें इनका हक है। अब आ गए वापस पीपल्स पार्टी में, क्या किया पीपल्स पार्टी ने सिंध में बताना पड़ेगा। KPK में इन्होंने क्या किया है हम तो बताएंगे कि 28 पब्लिक सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स किए, 5000 किलोमीटर फार्म टू मार्केट रोड बनाई है, हमने गरीब एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन दी है मुफ्त के, वो आके काम करें, पढ़े लिखे लोगों को गाड़ियां दी हैं, मुफ्त तालीम दी है, आशियाना बनाया, अपना घर स्कीम मैं घंटा लगा सकता हूं। इनके पास एक प्रोजेक्ट नहीं है बताने के लिए। क्या शानदार काम किया सर आपने। मैं एक मिनट नहीं सुन लेना, परवेज मुशर्रफ साहब ने भी कहा, परवेज मुशर्रफ साहब ने भी कहा, मुझे जरा उनसे पूछना था, आपके मनसूबे ही बहुत है सर, आप गिनाएंगे तो मैं सुन ले। अली जैदी साहब, कल परवेज मुशर्रफ साहब ने भी कहा कि अगली हुकूमत जो है वो नून लीग की आ रही है, और इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी नून लीग की आ रही है। तो सर, और मरियम नवाज साहबा ने इसको भी ट्वीट कर दिया शेर लिख के साथ। तो आपके ख्याल में परवेज मुशर्रफ साहब की असेसमेंट भी गलत है क्या इनके बारे में? परवेज मुशर्रफ ने एक दफा कहा था कि जब मैं कराची एयरपोर्ट, जिना एयरपोर्ट पर लैंड करूंगा तो लाखों आदमी मुझे लेने आएंगे। वो लाखों आज तक पता नहीं कौन से गाने ले गए। परवेज मुशर्रफ इज इररिलेवेंट। दुबई में बैठे हुए एडमिट कर रहे हैं कि उनको पैसे सऊदी शेख ने दिए, लंदन के अपार्टमेंट भी उन्होंने दिलाए, दुबई के भी। उनकी बात क्यों आपने आप सुनने का क्या है? बाय द वे ये वही परवेज मुशर्रफ है, ये वही परवेज मुशर्रफ हैं जिसके आप MKM को बड़ा अच्छा समझते थे, और ये वही अब फिर राहील शरीफ है जो MKM को रॉय जट समझते थे। बात मुकम्मल करना, वो नहीं बोलते आपकी बात होता है, अभी बोले यार। अच्छा जी अली जैसा मुकम्मल कर देंगे। मैं इनको कभी जिंदगी में शो नहीं करने दूंगा अगर ये कंप्लीट नहीं करने देंगे। तेरी मेरी भाई तो ये मुझे बताएं, मेरे ख्याल में आप दोनों को इकट्ठा बिठा। मैं नबील कबूल साहब, आपने ज़हीम साहब को रिप्लाई किया कि सेंट्रल पंजाब, वो अपने 28 मंसूबे गिनवा रहे हैं लैंडस्केप पे मुल्क की, आप कह रहे हैं सिर्फ सेंट्रल पंजाब। आपने क्या किया सर?
मुझे बताए ना, चलो हमने किया नहीं किया, मुझे छोड़ दे यार। हम तो कहते हैं ना हम अच्छे नहीं है, हम गंदे गंदे, हम सब कुछ है। पहले तो जो ये बैठे हुए वफाकी हुकूमत में ये तो गिनवा दे, ये जो कह रहे हैं हमने ये फिलहाल काम किए हैं, मुझे बताएं कौन सी जगह किए हैं। आपने सिंध में क्या किया है, आपने केपीके में क्या किया, आपने सिर्फ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में जो डेवलपमेंट के काम आप बोल रहे हैं वो आपने किया, आपने सदर्न पंजाब में भी नहीं किया है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप मेट्रो, यार मेट्रो मेट्रो मेट्रो, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। चाइना ने जो है फास्टेस्ट ट्रेन निकाल दिया, आप मेट्रो में बैठ गए।